हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप सब सही ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं 12th की केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो 12th में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मोलरता मोलरिटी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन वाला यानी विलयन वाला जो हमारा चैप्टर है वही चल रहा है। तो उसमें अब हम पढ़ेंगे राल्ट का नियम। जो अगला टॉपिक होगा जो राल्ट का नियम, इसके न्यूमेरिकल भी आए, मोलरिटी के मोल फ्रैक्शन के इसके न्यूमेरिकल भी आपके लिए 2 वीडियो में आ गए हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं राल्ट का नियम। राल्ट का नियम होता क्या है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। कोई हम बर्तन लेते हैं, पहले हमने एक बर्तन लिया। ठीक है, इस बर्तन में हमने कोई विलायक घोल दिया, विलायक भर लिया। कोई विलायक क्या होता है? जिसमें किसी को घोला जाता है। विलायक क्या होता है? जिसमें किसी को घोला जाता है। हम इसे लिखेंगे विलायक। क्या लिखेंगे? विलायक। हमने ये विलायक भर लिया इसमें। ठीक है, अब क्या किया हमने? कोई इसमें पदार्थ डाला। वो पदार्थ कैसा था? वो पदार्थ था वैद्युत अनअपघट्य। ठीक है, इसमें कोई भी पदार्थ डाला, वो कैसा पदार्थ था? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ था। ठीक है, तो लिख लो इसमें हमने इसमें कोई पदार्थ डाल दिया। पदार्थ क्या था? वैद्युत अनअपघट्य। वैद्युत अनअपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ डाल दिया हमने। ठीक है, अब पदार्थ इसको डालने पर इसके वाष्प दाब में अवनमन होता है, यानी कमी होती है। इस पदार्थ को डालने पर इसमें क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फिर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब क्या है इसमें? सबसे पहले देखो कि जैसे हमने ये पदार्थ डाला, अब इसमें क्या हुआ? वाष्प दाब में जो विलयन का वाष्प दाब था। ठीक है, विलयन का क्या था? वाष्प दाब। इस वाष्प दाब में क्या हुआ? कुछ कमी आई, जिसे बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं हम इसे? आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो क्या है राल्ट का नियम? क्या है राल्ट का नियम? ही है ये राल्ट का नियम है कि किसी विलायक में, ठीक है, किसी विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ डालने पर, ठीक है, कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ डालने पर विलयन के वाष्प दाब में, ठीक है, जो कमी आती है उसे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? जो कमी आती है ना, आपेक्षिक अवनमन जिसे बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मतलब जिसको डाला जा रहा है, जो घोला जा रहा है, इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं राल्ट का नियम। क्या कहते हैं? राल्ट का नियम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझो इसको। अच्छा, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो अपने विलयन से, अपने जलीय विलयन से विद्युत धारा को बहने नहीं देते हैं। ठीक है, अपने जलीय विलयन से विद्युत धारा को बहने नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ठीक है, और जो विद्युत धारा को बहने देंगे अपने जलीय विलयन में, वो कहलाएंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें यूरिया हो सकता है, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिया ग्लूकोज, ये बंद कर इसे, यूरिया ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या है इसमें? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होता है? यानी वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो अपने से, अपने जलीय विलयन से विद्युत धारा को नहीं बहने दें, वे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इनमें से कोई हो सकता है, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, शर्करा है हमारी। ठीक है, तो इनको हम इसमें क्या करते हैं? घोलते हैं। तो जब घुलने पर इनके वाष्प दाब में, वाष्प दाब जानते हो ना, जैसे हम किसी चीज़ को उबाल रहे हैं,
किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, ठीक है। तो उबालते उबालते क्या होता है कि हमने ये पदार्थ इसमें डाल दिया, उबालने पर क्या हुआ, जो वाष्प में ये पदार्थ हमने डाल दिया, तो क्या होता है, ये पदार्थ डालते ही उसमें वास्तव में क्या हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है, ठीक है। तो उस कमी को ही हम क्या कह देते हैं, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा हमने ये रफली करके तुम्हें समझाया है इतना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यानी कोई विलयन या किसी विलायक में, ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ठीक है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर, ठीक है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलय कौन है, ये विलय जिसको घोला जा रहा है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसे ही कहते हैं हम राउल्ट का नियम, ठीक है। तो इतना हम ये इसने समझाने के बाद हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं। इतना समझ आया होगा। अब हेडिंग डालो राउल्ट का नियम, हेडिंग डालो राउल्ट का नियम, ठीक है। अब वो समझा दिया हमने, वही लिखना है। इसमें लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार पहले लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, इस नियम के अनुसार। अब देखो इस नियम के अनुसार हमें लिखना क्या है, जो हमने अभी समझा था, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा लगा लो और लिखो किसी विलायक, ठीक है, विलायक में किसको घोला हमने, कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य, ठीक है, लिखो किसी विलायक में कोई, किसी विलायक में कोई, ठीक है, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य, ठीक है, पदार्थ घोलने पर, ठीक है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के, ठीक है, आगे लिखो विलयन के वाष्प दाब का, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलय पदार्थ के, विलय कौन, जिसको घोला गया, ठीक है, विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के, विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसे अच्छे से तैयार करना बेटा, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर में आता है ये, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें कि किसी, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं हम, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य
पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के, ठीक है, विलेय जिसको घोला गया, विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह जानते हो तुम लोग, हमने पढ़ा दिया, पहले वीडियो आ चुकी है, जिसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मोल प्रवाह के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, उसे ही हम राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम राउल्ट का नियम कहते हैं। तो हमारा इतना राउल्ट का नियम ये हुआ, ठीक है। आगे देखो, अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में लिखो वाष्प दाब, ठीक है, किसका वाष्प दाब? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहले हम लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के। किसके? विलेय पदार्थ को लिख दो, विलेय का मोल, ऐसे करो, विलेय का मोल प्रवाह, विलेय का मोल प्रवाह, ठीक है। किसके बराबर होता है ये? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? विलेय का मोल प्रवाह, विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यानी राउल्ट का नियम ये है। क्या है हमारा राउल्ट का नियम? इस नियम पर। अब देखो ये होता क्या है, ये देखो, इसको से पहले लिख लो P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। पहले बराबर में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? विलेय का मोल फ्रैक्शन। विलेय का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? विलेय का यानी मोल प्रवाह की डेफिनेशन क्या है हमारी? मोल प्रवाह की डेफिनेशन है कि किसी भी विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। दो पदार्थ होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो किसी भी विलयन में, ठीक है, एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलयन का मोल प्रवाह कहते हैं। तो ठीक है, तो हम अब किसका निकालना है? विलेय का। किसका रखना है हमें? विलेय का। और जिसका हम निकालते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो विलेय छोटा होता है, विलेय कम होता है, तो इसे स्मॉल एन से दिखाते हैं। किससे? स्मॉल एन से, ठीक है। तो लिखो स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। तो ये है हमारा राउल्ट का नियम। ये क्या हो गया हमारा? राउल्ट का नियम। ये हमारा राउल्ट का नियम हुआ, ठीक है। अब राउल्ट का नियम तन विलयन पर कैसे लागू होता है, ठीक है। अब लिखो आगे, तन विलयन के लिए अगली हेडिंग डालो, तन विलयन के लिए, ठीक है। तन विलयन के लिए यानी तन विलयन कौन होते हैं? वे विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम होती है। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा कम होती है, उसे कहते हैं हम तन विलयन, ठीक है। जिसमें पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे हम तन विलयन कहते हैं। जिसको जो घोला जाता है ना विलेय, उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तन विलयन कहते हैं, ठीक है। तो अब तन विलयन के लिए हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला हम लिखा देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा तन विलयन के लिए? हो क्या जाता है फिर? जैसे हमारा ये है n प्लस एन, तो ये क्या हो जाता है? एन की, इस वाली एन की अपेक्षा, कैपिटल एन की अपेक्षा इसकी मान जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल एन, ऐसे लिखो, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर एन। इतना लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको इक्वल टू करके, क्योंकि इसका मान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब लिख दो तो तन विलयन के लिए तो क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है, इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। क्या हो जाएगा? N अपॉन कैपिटल N, ठीक है। तो ये हमारा हुआ यहाँ तक।
अब क्या है आगे, अब हम देखेंगे कि एन बराबर होता क्या है। एन बराबर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख लो। एन बराबर क्या होता है हमारा, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, जो स्मॉल एन है ना, ये क्या है हमारा, विलेय है। क्या है बेटा, ये हमारा विलेय पदार्थ है। ठीक है, तो विलेय पदार्थ किसके बराबर होता है, मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, जिसमें स्मॉल एम आएगा और स्मॉल डब्लू आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एन, कैपिटल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अब इतनी बात समझ आई यहाँ तक। अब हम ये मान उठा के, ये वाले मान उठा के हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये जो मान हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगा देंगे बेटा, यहाँ पर रख देंगे अब उनको। ठीक है, अब लिखो, देखो पी नॉट अपॉन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब क्या है, एन के स्थान पर, ये एन है ना, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम। तो लिख दो स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम। अब अपॉन हो जाएगा। अब देखो, अब ये हमारी कैपिटल एन, ये कौन सी हमारी कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करना, ये हमारी क्या है, ये हमारी कैपिटल एन है। ठीक है, अब कैपिटल एन यहाँ पर ये है, तो इसका मान कितना क्या है, कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। तो यहाँ लिख दो कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, ये हमारा अब बना फार्मूला। अब क्या करेंगे हम इसको, अब देखो मैथ वाले सभी जानते हैं, जैसे ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें इसका, इसमें इसका, तो ये फार्मूला हमारा बन के आ जाएगा। अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा अब, ठीक है, स्मॉल डब्लू, अब ये कैपिटल डब्लू कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन, अब कैपिटल डब्लू, ठीक है, स्मॉल एम आ गया इसमें, और इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, कैपिटल एम यहाँ आ गया और ये कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ हो गया। अब तो हम यहाँ पर रफ करके इसे अच्छे से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देते हैं हम। अब हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, हमारा टन विलियन के लिए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला हो गया अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम, स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन, ठीक है, एम, अब क्या आ जाएगी यहाँ, स्मॉल एम आ जाएगी। ठीक है, इंटू कैपिटल डब्लू। ये हमारा हो गया ये फॉर्मूला। क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा। इस पर निकलते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल, क्या होते हैं, इससे हमारे न्यूमेरिकल होते हैं अब। ठीक है, अब देखो अब क्या है ये, अब ये पता होना चाहिए हमें ये है क्या क्या यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या क्या है, ये इसकी किस किस की वैल्यू है, ये सभी हम इसके मान लिखेंगे अभी। ठीक है, तो इसके मान लिख लो, मान लिखो P इक्वल टू, ठीक है, पी एस इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, ये सब लिखना होगा हमें। ठीक है, पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, रफ करो इसको, उसके बाद लिखते हैं। हम फॉर्मूला रहने, फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, फिर रफ कर देंगे। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन, ठीक है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा। अब ये रफ कर दिया, हमने। ठीक है, ये कैपिटल डब्लू है बेटा, यहाँ कैपिटल 1 और 2 भी मान सकते हैं। ठीक, अब इसकी वैल्यू ये किस किस की है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये वैल्यू किस किस की है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर देखना है।
ठीक है, किस किस की वैल्यू दी हुई है ये यहाँ पर, वो हमें सब कुछ यहाँ देखना है। अब देखो पी नॉट इजिकल टू क्या होता है वो लिखना है। पी नॉट इजिकल टू लिखो, पी एस इजिकल टू क्या होता है, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा स्मॉल डब्लू क्या होता है, स्मॉल एम क्या होता है ये भी लिखना है, कैपिटल डब्लू क्या होता है और कैपिटल एम क्या होता है। ये सब चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब देखो ये होता है विलायक का वाष्प दाब, किसका होगा ये, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। यहाँ पर लिख दो तो शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब क्या है, विलयन का वाष्प दाब, अगला क्या होगा, यानी सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अब आया हमारा स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय, जिसको घोला जाता है, क्या किया जाता है, जिसको घोला जाता है। तो यहाँ लिख लो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। अब लिखोगे स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार या मोलर मास, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला देखो ये विलायक का, कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, विलायक का, विलायक मतलब जिसमें किसी चीज़ को घोला जाए, जैसे जल है हमारा, ठीक है, एथिल अल्कोहल। विलायक की मात्रा, ठीक है, डब्लू क्या है, विलायक की मात्रा। इस पे न्यूमेरिकल होंगे बेटा, हम न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे इस वीडियो के। जो ये है हमारा फॉर्मूला है इसका जो सारा है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल होंगे, सारा ये नियम होने के बाद न्यूमेरिकल होंगे, इसके हम न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल एम क्या है हमारा, कैपिटल एम है हमारा विलायक का अणुभार या मोलर मास भी बोल सकते हो इसे तुम, विलायक का अणुभार, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, राल्ट के नियम से हमने ये राल्ट का नियम किससे निकाला है, ये टन विलियन के लिए निकाला है, ठीक है। अब टन विलियन के लिए जो न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल के लिए हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि कहाँ पर क्या चीज़ लगेगी, ठीक है। तो पीओ बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि पीओ बराबर क्या होता है, कोई विलायक जिसमें हम घोलेंगे। पीएस विलयन का वाष्प दाब, जो विलायक घोलने के बाद जो विलयन बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है, उसे हम विलयन ही कहेंगे, ठीक है। जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा, ठीक है। स्मॉल एम विलेय का अणुभार, अणुभार मतलब मोलर मास, जो मोलर मास हम निकालेंगे, ठीक है। कैपिटल डब्लू विलायक की मात्रा, विलायक की मतलब जिसमें घोला जा रहा है, किसी चीज़ को जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक, जैसे जल है, जल में हमने चीनी को घोला तो जल क्या हो गया हमारा, विलायक हो गया, ठीक है। तो ये विलायक की मात्रा है। एम विलायक का अणुभार है, यहाँ पर एम क्या है, विलायक का अणुभार है, ठीक है। तो ये हमारा इतना फॉर्मूला, ये पूरा राल्ट का नियम तैयार हुआ। अब देखो आगे राल्ट का नियम की सीमाएं, हम आगे देखते हैं राल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो ये हम रफ करते बेटा, नोट करो इसे जल्दी से, चलो रफ करते हैं हम इसे। अब रफ करते हैं, देखो अब इसमें राल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। राल्ट यही लिख देते हैं, राल्ट के नियम की सीमाएं क्या कर देते हैं यहाँ, ठीक है। राल्ट के नियम की सीमाएं, राल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। नंबर एक क्या होगा, नंबर एक देखो, यह नियम तन विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। यह नियम क्या होता है, तन विलयन, तन मतलब
जिसकी मात्रा, जैसे हमने विलयन बनाया, ठीक है, विलयन में जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, कोई पदार्थ बहुत कम मात्रा में घोला गया हो, उसे कहते हैं हम तन विलयन। ठीक है, तो लिखो यह नियम तन विलयन पर लागू होता है। ठीक है, आगे लिखोगे सांद्र विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है। सांद्र विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है कौन? राल्ट का नियम। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 में क्या लिखोगे? यह केवल वैद्युत अनअपघट्ट पदार्थों पर, किस पर? वैद्युत अनअपघट्ट पदार्थों पर लागू होता है, ना कि वैद्युत अपघट्ट पर। ठीक है, तो लिख लो यह नियम वैद्युत अनअपघट्ट घट्य पदार्थों या पदार्थ पर, अनअपघट्ट पदार्थ पर, ठीक है, लागू होता है। अनअपघट्ट पदार्थ पर क्या होता है? ये लागू होता है। ठीक है, अब आगे लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो इसमें आगे कि ये विलयन, ठीक है, किस पे? वैद्युत अपघट्ट पर लागू नहीं होता है। अगला नंबर भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? यह वैद्युत अपघट्ट पर लागू नहीं होता है। तो अगला नंबर लिख सकते हो इसमें नंबर 3, यह वैद्युत अपघट्ट पर लागू नहीं होता है। किस पे होगा? सिर्फ वैद्युत अपघट्ट पर नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर और बढ़ा सकते हैं इसमें क्या? अवाष्पशील पदार्थ। कौन सा पदार्थ लिया था हमने? अवाष्पशील। अगला नंबर लिख सकते हो नंबर 4, यह नियम अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। तो ये हमारी राल्ट के नियम की सीमाएं हो गई बेटा। क्या हो गई? राल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो अब क्या है, हम इसमें अब इसके हम जैसे पूरा कंप्लीट हुआ है, 4 नंबर का आता है बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो ये पूरा कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद हम इसके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। अगली वीडियो में तुम्हें मिलेंगे बेटा न्यूमेरिकल इसके। ठीक है, तो ये